डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में चैप्टर का नाम है लाइट। ये क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी बात, जेई मेंस, जेईई मेंस और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिजिक्स में ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय डिफिकल्टी फील करते हैं। डिफिकल्टी मीन्स जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सपोज अगर आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज पता करना है और आपने कैलकुलेट किया डिस्टेंस ऑफ इमेज और वो आ गई -7.5 सेंटीमीटर, लेकिन जब आप आंसर चेक करते हैं तो +7.5 सेंटीमीटर आता है। इट मीन्स आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है एंड साइन कन्वेंशन इज द बैकबोन ऑफ ऑप्टिक्स माय डियर। रीढ़ की हड्डी है साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स की, अगर वही कमजोर है तो आंसर तो गलत आएंगे। तो मेरा कहना यह है कि जेईई मेंस और नीट के एस्पिरेंट हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ है, जिससे आंसर गलत आ रहे हैं, वो भी ये लेक्चर को देख सकते हैं और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। चैप्टर का नाम है लाइट, तो हमें थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि भाई लाइट है क्या। तो मैं पहले बता दूं, इस चैप्टर को हम दो तरीके से देख सकते हैं। लाइट की स्टडी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहली, नंबर 1 कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, लाइट कैसे चल रही है, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, लाइट पार्टिकल है या वेव है, मींस लाइट के बारे में। दूसरी बात, लाइट के एप्लीकेशंस पढ़ें। लाइट में कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मींस रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब लाइट के फिनोमिना हैं और इनमें यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसमें यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रिज्म, लाइक लेंस, मिरर, इनकी स्टडी करना है। मींस लाइट की इंजीनियरिंग, लाइट के अनुप्रयोग, लाइट के एप्लीकेशंस। तो हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ लाइट ही है, हमें लाइट की स्टडी नहीं करना है, हमें वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना है 10th में। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए बच्चों कि लाइट है क्या। तो हमें आपके सिलेबस में केवल इतना पढ़ाना है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी बात, लाइट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है। तीसरी जो बात मैं आपको अपने तरीके से बताना चाहता हूं बच्चों जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे दीवार हो गई और स्टोन हो गया, कुछ भी, आयरन हो गया, जो भी नॉन लिविंग ले रहे हैं आप, उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो है एटम और लिविंग ऑब्जेक्ट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो है सेल। बच्चों, लाइट की भी एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं फोटोन। फोटोन जो है एनर्जी पैकेट्स हैं। इसमें डिटेल स्टडी नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला है, लेकिन इतना हमें जानना चाहिए कि फोटोन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइट की। इज इट क्लियर? दूसरी बात, एक अजम्पशन हमें और लेना पड़ेगा इस चैप्टर में। अजम्पशन का मतलब कुछ चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारी थ्योरी आसान रहे। अजम्पशंस जो है बच्चों वो रियलिस्टिक नहीं होते। इज इट क्लियर? अजम्पशंस का मतलब ये है हमने एज्यूम किया है। अजम्पशन जो है एज्यूम से ही बना है, देख लीजिए। तो हमने कुछ एज्यूम किया है। क्यों एज्यूम किया है? ताकि हमारी थ्योरी थोड़ा आसान हो सके। क्यों? क्योंकि हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें। और मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते समय हम कुछ एजम्पशंस कंसीडर करते हैं, कुछ चीजें एज्यूम करते हैं। जैसे इसमें हम एज्यूम करेंगे लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ठीक है बच्चों? तो पहला एजम्पशन है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। दूसरी बात, जब हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, अब बच्चों हम ये भी बात कर सकते थे कि व्हाट इज वेव, लेकिन फिर हम डिविएट हो जाएंगे अपने पाथ से, तो मैं अभी वो बात नहीं कर रहा हूं। इज इट क्लियर? तो इन की पॉइंट्स के बेसिस पर ही मैं बात करूंगा। दूसरी बात है कि ये रे क्या है। रे बच्चों आप लिखते जाइएगा इन पॉइंट्स को। रे जो है, रे का मतलब है द पाथ ऑफ लाइट या फिर द पाथ along which light travels is called ray। समझ पा रहे हैं? फोटोन, अगर हम माने कि लाइट जो है फोटोन से मिलकर बनी हुई है,
तो फोटोन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते जा रहे हैं, तो एक एक फोटोन, जैसे ट्रेन का डिब्बा अगर मैं मान लूं एक फोटोन है, तो उसके पीछे दूसरा फोटोन, उसके पीछे तीसरा फोटोन, उसके पीछे चौथा फोटोन, इस प्रकार से फोटोन जो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो जो पाथ है जिस स्ट्रेट लाइन पर वो चल रहे हैं वही है रे। आर यू गेटिंग? रे क्या है? द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि रे क्या है। उसके बाद क्या है? बीम। बच्चों बीम है बंडल्स ऑफ रे, मतलब बहुत सारी रेस का कलेक्शन है बीम। हम कह सकते हैं मोटी रे है बीम। क्या है? मोटी रे। आर यू गेटिंग? मोटी रे का मतलब क्या है? मतलब एक रे ऐसी जा रही है, दूसरी रे भी ऐसी जा रही है, तीसरी रे भी ऐसी जा रही है, तो एक ये जो कलेक्शन है, ये बंडल्स हैं जो, उसको कलेक्टिवली, बहुत सारी रेस को कलेक्टिवली हम बीम कह देते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद जो टॉपिक आता है कि भाई लाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमारी क्लास में है, हम 10th स्टैंडर्ड में, वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, इसको ऐसे समझें बच्चों। लाइट जो है जब किसी ओपेक मीडियम से टकराती है, लाइट जब किसी ओपेक मीडियम, ओपेक मींस जिसके पार ना जा सके लाइट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट बॉडी ऐसी बॉडी है जिससे लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। जिससे लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती वो ओपेक सरफेस है, ओपेक बॉडी है। तो लाइट जब ओपेक बॉडी में आती है तो बाउंस होकर सेम साइड में बाउंस बैक हो जाती है, उसी साइड में वापस आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो गई लाइट। आर यू गेटिंग? तो बच्चों बॉडी तीन प्रकार की होगी, ओपेक बॉडी भी तीन टाइप की होगी, आप लिखते जाइएगा। ओपेक बॉडी भी तीन प्रकार की होगी। नंबर 1 व्हाइट बॉडी। बच्चों ओपेक बॉडी में एक टाइप ऐसा है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी क्यों कहते हैं? व्हाइट बॉडी इसलिए कहते हैं कि ये बॉडी अपने सरफेस पर आने वाली लाइट की जो रेज हैं उनको पूरी की पूरी रेस को, 100% रेस को वापस भेज देती हैं, रिफ्लेक्ट करा देती हैं। तो ऐसी बॉडी को हम लोग व्हाइट बॉडी कहते हैं। व्हाइट बॉडी का मतलब क्या है? जिसमें 100% रिफ्लेक्शन हो जाए, लाइट उनकी सरफेस पर आ रही है और जितनी लाइट आ रही है सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस बॉडी को हम कहते हैं व्हाइट बॉडी। लेकिन एक नोट लिख लीजिएगा कि 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी होगी। इज इट क्लियर? दूसरी बात, मतलब आइडियल व्हाइट बॉडी इंपॉसिबल है। आइडियल व्हाइट बॉडी का मतलब जिससे पूरी की पूरी रेस रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसी बॉडी मिलना इंपॉसिबल है। दूसरी बात, ब्लैक बॉडी। ओपेक बॉडी तीन प्रकार की हो सकती है, व्हाइट बॉडी, दूसरा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है बच्चों जो पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं, ऐसी कोई लाइट नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो 100% एब्जॉर्प्शन कर ले। कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हो जाएगा या तो कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन हो जाएगा। ट्रांसमिशन का मतलब लाइट पार हो जाएगी बॉडी से, दूसरी तरफ चली जाएगी। तो 100% ओपेक भी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो ट्रांसमिशन होगा बच्चों, चाहे नेग्लिजिबल क्वांटिटी में ही हो, लेकिन ट्रांसमिशन होके रहेगा। तीसरी बात, ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी में क्या होगा? जो इंसिडेंट रे आएंगी, जो लाइट की रेज आ रही हैं बॉडी पर, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसको हम कहेंगे ग्रे बॉडी। तो तीन प्रकार की बॉडी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों ये जरूरी है। इसके बाद तो जो हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो बच्चों जो रिफ्लेक्शन है वो ओपेक सरफेस से होगा। अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां फिर हम रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन के लिए ओपेक बॉडी चाहिए। अब देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि अगर जैसे ये कोई बॉडी है और ओपेक के लिए हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अगर कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, इधर है
पेंट, मतलब मैंने इसको पेंट कर दिया ताकि लाइट ट्रांसमिट ना हो जाए। हमने इसको पेंट क्यों किया? ताकि लाइट ट्रांसमिट ना हो जाए। आप देखना यार, जो घर में मिरर यूज करते हैं ना छोटा सा, उसके प्लास्टिक को हटा के देखना आप, पीछे तरफ ना या तो ब्लैक कलर होगा, या तो रेड कलर होगा, मैरून कलर होगा, या तो ग्रीन कलर होगा। आप देखना वो कलर इसीलिए लगाया गया है कि लाइट पार ना हो जाए, लाइट ट्रांसमिट ना हो जाए। इज इट क्लियर? और इधर की सरफेस को बोला जाता है कि ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड है ये। इज इट क्लियर? अब होगा क्या, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इधर से इस तरफ से लेफ्ट साइड से लाइट ऐसे आ रही है, अगर लाइट या तो ऐसे आ रही है या तो लाइट ऐसे आ रही है, तो ये जो लाइट है, इंसिडेंट रे जो आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। तो बच्चा बोलता है सर आप तो ऐसे बना दिए रिफ्लेक्ट होगी, इसका कुछ नियम है, कुछ लॉज है, किस नियम के बेसिस पर, किस लॉज के बेसिस पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी सर? तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। इज इट क्लियर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब हम ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से समझिए। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख ले हम, मिरर। या तो फिर छोड़िए, पहले मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता देता हूं। यहां लिखना ठीक रहेगा क्या? ठीक है, तो यहां मैं बता रहा हूं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर 1, बच्चों किसी भी ओपेक सरफेस में, ये अगर ओपेक सरफेस है, किसी भी ओपेक सरफेस में अगर कोई भी रे का इंसिडेंस हो रहा है, मींस इंसिडेंट रे आ रही है किसी सरफेस पर, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। रे तो आप समझ ही गए हैं, रे क्या है बच्चों? लाइट, द पाथ ऑफ लाइट along which, रे क्या है? रे है द पाथ along which light travels। तो ये पाथ है, इस पाथ के along लाइट ट्रेवल कर रही है। तो करना क्या है हम लोगों को कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे सरफेस को टच कर रही है, उसी पॉइंट पर सरफेस से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ध्यान से समझिए, स्टेप समझिए। सरफेस पर ओपेक सरफेस पर, और ये जो सरफेस है ये है पॉलिश्ड है ये। क्यों? ताकि रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा हो सके। और ये है पेंटेड क्यों? ताकि ट्रांसमिशन रोका जा सके, अदरवाइज लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, पार हो जाएगी, उसको रोकना है। रिफ्लेक्शन कराना है तो लाइट को रोकना है। तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों कि जब सरफेस पर इंसिडेंट रे आती है तो जिस पॉइंट पर सरफेस को टच करती है उसी पॉइंट से सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। इज इट क्लियर? अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यह कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए सरफेस पर आएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए, नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मींस अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, तो ये अगर रिफ्लेक्टेड रे है प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे है अगर ये, तो ये जो एंगल होगा ना आर, ये कहलाएगा एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये हमेशा मान्य होगा ये नियम प्यारे भाई और बहनों, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ध्यान से सुनिए, चाहे सरफेस कितनी भी रफ हो और सरफेस चाहे कितनी भी स्मूथ हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन केवल स्मूथ सरफेस के लिए है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रफ सरफेस के लिए भी है। इज इट क्लियर? तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात, दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं आप, ये प्लेन, तो अगर इंसिडेंट रे इसमें ऐसे आई है और ये नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे इसी में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे ऐसे आई है, नॉर्मल ऐसे हुआ है और रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाए। अगर ऐसे हो जाएगा तो ये तो इस प्लेन में हो गया। इज इट क्लियर? तो ये दो लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें दो लॉ पढ़ना है। पहला, इंसिडेंट एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई ऑन द सेम प्लेन। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। इज इट क्लियर? इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यहां लिख दूं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटे एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे अगर ये सरफेस है बच्चों, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ गई। जब इंसिडेंट रे ऐसे आ गई तो आप क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आपने देखा, या तो फिर पहले से गिवन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, तो आप समझ गए हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये 30 डिग्री से ही जाएगी। क्लियर? अब एग्जामिनर क्या बोल देता है, देखिए एग्जामिनर क्या बोल देता है कि अगर ये सरफेस है और ये इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एक्सक्यूज मी, बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। इंसिडेंट रे सरफेस के साथ अगर 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अगर इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करिए। तो बच्चा बोल देता है कि 30 डिग्री नहीं, 30 डिग्री नहीं। देखिए बच्चों, आपको इंसिडेंट रे जहां पर है वहां पर आपको क्या करना है? एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मतलब इस सरफेस से 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब इस सरफेस से 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल है और 30 ये हो गया तो ये कितना हुआ? 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई जो है वो कितना हुआ? 60 डिग्री। इज इट क्लियर? तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां से निकल जाएगी। तो R इज इक्वल टू कितना होगा? 60 डिग्री। इज इट क्लियर? तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है बोर्ड एग्जाम में भी। अब अगर हम बात करें कि ये मिरर क्या है भाई, मिरर क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन का फिनोमिना
देखने के लिए, रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या बोलते हैं उसको, अचीव करने के लिए, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखना है, अचीव करना है, तो किसी भी ओपेक सरफेस के एक तरफ अगर हम पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ पेंट कर दें तो वो ऑब्जेक्ट मिरर बन जाएगा। या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। और मैं तो कहता हूं एक बात और आप समझ लें कि रिफ्लेक्शन दो प्रकार से होगा, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बच्चों के मन में एक डाउट आता है, बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर तो फिर जो सड़क है वो भी तो ओपेक है, क्या लाइट उसके अंदर जा रही है, ट्रांसमिट तो नहीं हो रही है? सर रेत है, सर छत है, तो सर सब क्या ये मिरर है? जनरली हमारे दिमाग में बात क्या होती है कि मिरर क्या होता है, जिसमें हमें इमेज दिखे या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाए, उसको मिरर बोलते हैं। बच्चों रिफ्लेक्शन हर जगह होगा, चाहे वह रेत हो, चाहे दीवार हो, चाहे छत हो, चाहे आपके कपड़े हो, तो आपके कपड़े में तो इमेज नहीं दिख जाती। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग? कोई भी ओपेक सरफेस है जिससे लाइट पार नहीं हो पा रही है तो रिफ्लेक्शन तो हो रहा होगा, तो फिर इमेज क्यों नहीं दिखती? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होंगे, एक डिफ्यूज्ड होगा, एक रेगुलर होगा। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में आपको इमेज नहीं दिखेगी, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में आपको इमेज नहीं दिखेगी। और अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको इमेज दिखेगी। जैसे अगर टाइल है, टाइल फ्लोर की टाइल है, तो आप देख लीजिए उसमें अपना चेहरा दिख जाएगा, क्योंकि वहां से जो आपकी बॉडी से जो इंसिडेंट रे जा रही हैं उससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर है। लेकिन जो सड़क है, खराब सड़क या कोई भी खुरदुरी सतह है, उसमें से जो, मैं डायग्राम बना के नहीं बताना चाहता, मैं वर्ड से ही बता रहा हूं, आप थोड़ा इमेजिन करिए कि जो खुरदुरी सतह है, रफ सरफेस है, उससे रिफ्लेक्टेड रे कहीं इधर जाएंगी, कहीं उधर जाएंगी, एक पैटर्न नहीं होगा। लेकिन जो स्मूथ सरफेस है, जो पॉलिश्ड सरफेस है, उसमें जो रिफ्लेक्शंस का पैटर्न होगा वो कंटिन्यूअस होगा, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो कहीं इधर हो जाए, कहीं उधर हो जाए, कहीं इधर हो जाए, कहीं उधर हो जाए, वो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, उसमें हमें इमेज नहीं दिखेगी। आर यू गेटिंग? तो मींस रिफ्लेक्शन तो हर जगह से हो सकता है, लेकिन अगर हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, ओपेक सरफेस को पॉलिश कर देंगे, चिकनी सतह बना देंगे ताकि हमें रिफ्लेक्शन दिख सके। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो हम लोगों के सिलेबस में जो मिरर है, ध्यान से समझिएगा, हम लोगों के सिलेबस में जो मिरर है वो कितने प्रकार का है, थोड़ा ये समझ लें हम, और एक एक करके सभी की स्टडी कर लें। मिरर जो है प्यारे भाई और बहनों दो प्रकार के हैं, दोस्तों और बुजुर्गों, मिरर जो है दो प्रकार का है। नंबर 1 प्लेन मिरर, नंबर 2 कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर जो है दो प्रकार का है बच्चों, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर हम लोगों को बेसिकली 3 टाइप के पढ़ना है, वैसे तो 2 ही टाइप के हैं, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर के अंदर जो है 2 मिरर और हैं, जिसको हम बोलेंगे एक को कॉनकेव मिरर, दूसरे को कॉन्वेक्स मिरर। आ रही बात समझ में? ध्यान से समझेंगे। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं। बच्चों प्लेन मिरर में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग कर्व्ड मिरर के बाद आएगी, तो मैं प्लेन मिरर को लास्ट में पढ़ाऊंगा। आपको लगता होगा कि प्लेन मिरर बहुत बेसिक है, लेकिन मैं कर्व्ड मिरर के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए इसको छोड़ते हैं, कर्व्ड मिरर पर आते हैं। कर्व्ड मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर। हमारे सिलेबस में कर्व्ड मिरर किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो कर्व्ड मिरर है वो है स्फेरिकल मिरर।
कर्व भी किस प्रकार का होगा, स्फीयर टाइप का होगा। तो देखिए कर्व्ड मिरर बनता कैसे है बच्चों। अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, सपोज ये कोई स्फीयर है, रुकिए अच्छा स्फीयर बनाते हैं। ये एक स्फीयर है। अब स्फीयर है तो उसका सेंटर भी होगा, ये लीजिए सेंटर है O, या तो मैं C लिख देता हूं यार, सेंटर को C लिख देता हूं। अब क्या है, अगर इस स्फीयर का एक पार्ट में कट कर लूं, थोड़ा इमेजिन करिएगा, स्फीयर मींस 3D ऑब्जेक्ट, और अगर मैं इतना इसको कट कर लूं और इसको हटा दूं मैं यहां से, इसको सिलेक्ट कर लूं, इसको हटा दूं मैं, ये लो, और एक तरफ मैं पेंट कर दूं, इधर मैं पेंट कर दिया, और इस तरफ मैं पॉलिश कर दूं, ये पॉलिश्ड है, और इस तरफ मैं पेंट कर दूं, पेंटेड हो गया, तो बन गया मिरर। ये कर्व्ड मिरर है, स्फीयर से कटा हुआ है। तो इसका सेंटर जो होगा, इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, मींस ये कर्व का कुछ सेंटर होगा। ये सेंटर वही सेंटर है जो उस स्फीयर का है, मींस जिस स्फीयर से हमने इस कर्व्ड मिरर को बनाया है, उसी का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों का सेम होगा। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए जो पुराने वाले मिरर का पुराने वाले स्फीयर का, जो हमने इस मिरर को जिस स्फीयर से बनाया है, उसकी जो रेडियस है, उसकी जो रेडियस है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर की भी है। क्लियर। अब कुछ टर्मिनोलॉजी और है, जैसे अपर्चर क्या है, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकस पॉइंट क्या है। तो कुछ छोटी छोटी बात जो है हम सीख लेते हैं यहां। तो आपको यह तो पता चल गया होगा कि मिरर बना कैसे। इज इट क्लियर। तो यह है स्फेरिकल मिरर, या कहें तो कर्व्ड मिरर। अब ये दो प्रकार के हैं, यही दो प्रकार का बन सकता है। एक हो जाएगा कॉनकेव मिरर और दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसे बच्चों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें ऐसे ध्यानपूर्वक अगर देखें, जिधर से हमें इमेज देखना है, जैसे अगर आप ये मिरर है और इसके सामने हमें आना है, तो अगर आपको ये केव जैसे दिखे, केव गुफा जैसे ऐसे दिखे, जैसे चम्मच जब नाश्ता करते हैं आप, तो पोहा चम्मच में जिधर रखते हैं वो ऐसे सरफेस होती है, ऐसे जगह होती है ना, तो वो कॉनकेव है। और जब नाश्ता करते हैं, जब चम्मच मुंह में रखते हैं, तो जो जीभ को जो सरफेस टच करती है वो कॉन्वेक्स है। आ रही बात समझ में, वो सरफेस कॉन्वेक्स है। तो देखिए अब मैंने क्या कर दिया, पेंट इधर कर दिया, तो ये जो उभरी हुई सतह है, अब इमेज इधर देखना है हम लोगों को, फेस इधर देखना है, ऐसे करना है, ये वाला फेस, ये इधर अब लाइट आएगी, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर और इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। आ रही कुछ बात समझ में। अब कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, सभी में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस पॉइंट होगा, फोकल लेंथ होगी, अपर्चर होगा और प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पोल होगा पॉइंट P। तो ये सब क्या है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं अभी आगे। इज इट क्लियर। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। ध्यानपूर्वक देखिए, देखिए अगर ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं पहले। ये कॉनकेव मिरर है जिसका नाम दे देता हूं मैं MN।
बच्चों ये जो पूरी सरफेस है ना जहां पर लाइट आ रही है, मान लीजिए इधर से लाइट जा रही है ना, ऐसे लाइट जा रही है, और जितने पोर्शन में ये लाइट को रोक लेगा, इधर जाने नहीं देगा, वो पूरा पोर्शन है अपर्चर। इज इट क्लियर? तो ये अपर्चर हो गया। बच्चों जो अपर्चर का सेंटर है वही है पोल, अपर्चर का सेंटर जो है वही पोल है। इज इट क्लियर? अब ये जो स्फीयर से कटकर बना था, ये जो कर्ड मिरर स्फीयर से मिलकर बना था, स्फीयर से काटकर हमने बनाया था, तो स्फीयर का जो सेंटर था वही इसका सेंटर है सी, और ये अपर्चर का सेंटर है पी। तो बच्चों ये जो P और C को अगर हमने ज्वाइन करा दिया एक इमेजिनरी लाइन से, जो सच में नहीं है, हमने माना है ऐसा, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आ रही बात समझ में? अपर्चर का सेंटर पोल, स्फीयर जिसका सेंटर C था, तो कर्ड मिरर का भी सेंटर C होगा। इन दोनों को मिला दें अगर, तो जो एक लाइन बन रही है इमेजिनरी लाइन, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। P और C के बीच में भी एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं F। क्लियर? अब देखिए P से C तक की जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस है। आप देखिए C से, सेंटर से कर्व पर कहीं भी अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये क्या होगा? रेडियस होगा। तो P से C तक की डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। P से C तक की जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और P से F तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f, और इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? तो यहां हमने क्या क्या देखा? हमने पॉइंट P देखा, पोल, ये अपर्चर का सेंटर है। हमने देखा अपर्चर क्या है, हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, हमने सीखा कि फोकस पॉइंट क्या है। जो ये फोकस है बच्चों, ये जो F है फोकल लेंथ, ये F जो है ये रेडियस का हाफ होती है, ऐसा हम मानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। F इज इक्वल, सही अगर आप मुझसे पूछो कि सर सच में बताइए क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कि यार जो F इज नॉट इक्वल टू R/2 है, ये सच है। लेकिन फिर हम एक अजम्पशन ले लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो रेज हैं, जो इंसिडेंट रेज हैं, वो पैराएक्सियल रेज हैं। सर ये पैराएक्सियल रेज क्या होता है? इसीलिए मैंने बोला है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि पैराएक्सियल रेज क्या है और ये कॉन्सेप्ट सही है या ये कॉन्सेप्ट सही है। तो मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट सही है, F इज नॉट इक्वल टू R/2, लेकिन हम पूरे ऑप्टिक्स में F इज इक्वल टू R/2 मानकर चलते हैं। तो क्यों मानकर चलते हैं? क्योंकि हम इंसिडेंट रे को पैरेलल पैराएक्सियल रेज मानते हैं। अब ये पैराएक्सियल रेज क्या है हमने बोला, फर्दर आगे हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी हमें ये मान के चलना है कि ये जो फोकल लेंथ है वो रेडियस की हाफ होगी। तो एक बात हमने ये सीख लिया, तो हमारा ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ और मिरर कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर का केस देखेंगे, डोंट वरी। इज इट क्लियर? अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर ले बच्चों। ऑब्जेक्ट क्या है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमें शुरू में थोड़ा डिस्कस करना था कि सोर्स क्या है, लाइट का सोर्स क्या है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हैं, समझिए वो लाइट का सोर्स है, तभी देख पा रहे हैं। बच्चों हम लोगों को आंख से नहीं दिखता। अगर आंख से ही दिखता तो अंधेरे में भी दिखता। नहीं समझ पा रहे हो भाई? अगर आंख से दिखता आपको तो अंधेरे में दिखता ना। अंधेरे में आप आंख बंद कर लेते हो क्या, या निकाल के पॉकेट में रख लेते हो कि अंधेरा है तो आंख निकाल के रख लूं? नहीं ना, आंख तो सही अपनी जगह पर है, तो दिखता क्यों नहीं? बच्चों में आंख से नहीं, लाइट से दिखता है। तो सर लाइट से दिखता है, तो बच्चा क्वेश्चन बोलता है तो सर आंख में टॉर्च का ही नहीं लगा देते अगर किसी को देखना है तो? आंख में टॉर्च नहीं लगाएंगे, जिसको देखना है उस पर टॉर्च लगाएंगे।
उससे क्या होगा, उस पर लाइट पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आएगी। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हैं वह सारे ऑब्जेक्ट्स सोर्स ऑफ लाइट हैं, चाहे सन हो, चाहे मून हो, चाहे मार्कर हो, चाहे दीवार हो, जिस भी चीज को आप देख पा रहे हैं सभी चीजें, सभी ऑब्जेक्ट्स सोर्स ऑफ लाइट हैं। अब सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार के होंगे, एक सेल्फ ल्यूमिनेटेड, दूसरा नॉन ल्यूमिनेटेड। नॉन ल्यूमिनेटेड का मतलब, जैसे सेल्फ इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है जैसे सन है जो खुद ही, जिसके अंदर खुद ही सोर्स है लाइट का, जो खुद ही सोर्स है लाइट का, और मून जो है नॉन ल्यूमिनेटेड है, मींस वो खुद नहीं जल रहा है, खुद सोर्स नहीं है लाइट का, वो सन से लाइट जो मिल रही है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ये मार्कर भी हमें दिख रहा है तो ये भी सोर्स ऑफ लाइट है, मार्कर दिख रहा है हमें तो ये सोर्स ऑफ लाइट है। क्यों? क्योंकि जो बल्ब से, जो ट्यूब लाइट से लाइट आ रही है इसमें, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आ रही है। मतलब जैसे सन हो गया बल्ब और ये हो गया मून, ऐसे ही तो है, मून के पास सेल्फ लाइट थोड़ी है, वो तो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है हमारे पास। तो ये मार्कर के पास खुद की लाइट नहीं है, लेकिन हम देख पा रहे हैं तो जरूर हम इसको लाइट का सोर्स मानेंगे। ये खुद की लाइट नहीं है इसके पास, बल्ब से लाइट मिल रही है, रिफ्लेक्ट होकर आंख में आ रही है। तो सोर्स दो प्रकार के हुए। इज इट क्लियर? बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में जब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, देखो यार, क्वेश्चन का आंसर लाना अलग बात है और ऑप्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना अलग बात है। एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर होना अलग बात है, और कॉन्फिडेंस टर्मिनोलॉजीज के क्लियर होने से ही आता है। जब सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो लगता है अब आ जाए क्वेश्चन जहां से आना है। तो बच्चों, अगर कोई बोले कि यार ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कहना जहां से भी रेज आ रही हैं, जो भी बॉडी रेज को इमर्ज आउट कर रहा है, वो हर बॉडी को मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा। जहां से लाइट आ रही है वो है ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब सुनना मेरी बात। सॉरी। इमेज क्या है? जहां लाइट जा रही है वो है इमेज। अब थोड़ा आपको लगेगा कि सर ऐसा तो कभी हम पढ़े नहीं, ये हमारे समझाने का तरीका है, ध्यान से समझना। बच्चों, ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी ना, ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो तीन प्रकार से आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। लाइट रेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से जो आ रही हैं हमारी तरफ, वो तीन प्रकार से आ सकती हैं। तीन प्रकार से। नंबर 1, यहां लिख देता हूं मैं। नंबर 1, डाइवर्जिंग नेचर की, डाइवर्जिंग नेचर। नंबर 2, कन्वर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग नेचर का मतलब समझिए। डाइवर्जिंग नेचर का मतलब यह है कि सोर्स से लाइट ऐसे जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, लाइट फैल रही है ऐसे। कन्वर्ज का मतलब है लाइट जहां से आ रही है और जहां जा रही है वो ऐसे जा रही है। यह है कन्वर्जिंग नेचर और यह है डाइवर्जिंग नेचर। तीसरा जो टाइप है वो क्या है? ना तो कन्वर्जिंग हो ना तो डाइवर्जिंग हो, ना तो कन्वर्जिंग हो ना तो डाइवर्जिंग हो। मींस पैरेलल रेज आए, बिल्कुल। मींस रेज जो है किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे आ रही हैं। तीन ही केस बन सकते हैं, चौथा केस आप बता दीजिए। तीन ही केस होंगी। लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट से तो फैलती हुई आएगी, या तो कन्वर्ज होती हुई आएगी, कन्वर्ज होगी,
या तो पैरेलल रेज आएंगी।